भगत सिंह के 3 फैसले जिनसे अंग्रेजों की हुकूमत हिल गई। साल 1928-29 का समय था। भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और ब्रिटिश हुकूमत को लगता था कि उन्होंने इस देश की आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया है। चारों तरफ उनके कानून, उनकी पुलिस और उनकी ताकत का राज चलता था। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा नौजवान पैदा हुआ जिसने अपने साहस, बुद्धि और फैसलों से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। उसका नाम था भगत सिंह। जब भी अंग्रेज अफसरों के सामने यह नाम लिया जाता था तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता था, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण युवक नहीं है। यह वह क्रांतिकारी था जिसने बंदूक से ज़्यादा अपने विचारों और फैसलों से अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला दिया था। भगत सिंह बचपन से ही देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। जब वे छोटे थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने उनके दिल पर गहरा असर डाला था। उस दिन सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था। उस खून से सनी जमीन को देखकर भगत सिंह ने उसी समय मन में ठान लिया था कि वह इस अन्याय के खिलाफ जरूर खड़े होंगे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनके विचार और भी मजबूत होते गए। वे समझ चुके थे कि आज़ादी केवल नारों से नहीं मिलने वाली, इसके लिए पूरे देश को जागना होगा। इसी सोच के साथ भगत सिंह और उनके साथियों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। और यह फैसला था लाहौर असेंबली में बम फेंकने का। लेकिन इस फैसले के पीछे उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था। और उनका असली मकसद था पूरे देश को यह दिखाना कि अब भारत के नौजवान जाग चुके हैं। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में अंग्रेज अफसर और नेता बैठे हुए थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। उसी समय भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त वहां पहुंचे। उनके हाथ में बम था, लेकिन यह कोई साधारण हमला नहीं था। भगत सिंह ने जानबूझकर ऐसा बम बनाया था जिससे जोरदार आवाज तो हो लेकिन किसी की जान न जाए। जैसे ही असेंबली में बिल पास होने वाला था, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा हॉल धुएं से भर गया। अंग्रेज अफसर घबरा गए। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा हमला है। लेकिन कुछ ही पलों बाद उन्होंने देखा कि 2 नौजवान वहीं खड़े हैं और भागने की बजाय नारे लगा रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। यह देखकर अंग्रेज हैरान रह गए। आमतौर पर हमला करने वाला व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी खुद ही गिरफ्तार होने के लिए खड़े थे। उनके हाथ में पर्चे थे जिन्हें उन्होंने हवा में उछाल दिए। उन पर्चों में लिखा था कि यह बम किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि सोए हुए देश को जगाने के लिए फेंका गया है। यह संदेश अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा डर बन गया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि भारत के नौजवान केवल गुच्छे में नहीं है बल्कि वे सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। भगत सिंह का यह पहला फैसला अंग्रेजों को अंदर तक हिला गया। लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब भगत सिंह को अदालत में पेश किया गया। पूरी दुनिया की नज़र उस मुकदमे पर थी। लोग सोच रहे थे कि भगत सिंह अदालत में क्या कहेंगे, कैसे अपना बचाव करेंगे और किस तरह अंग्रेजों को जवाब देंगे। लेकिन भगत सिंह ने जो किया उसने सबको सौंका दिया। उन्होंने अदालत में लगभग पूरी तरह चुप्पी साध ली। और यह उनका दूसरा बड़ा फैसला था। उनकी यह खामोशी साधारण नहीं थी और यह एक रणनीति थी। जब भी उन्हें अदालत में लाया जाता पूरा माहौल अलग हो जाता। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ लगा देते। पत्रकार उनकी हर हरकत पर नजर रखते। लेकिन भगत सिंह बहुत कम बोलते। वे जानते थे कि अगर वे ज्यादा बोलेंगे तो अंग्रेज उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी चुप्पी को ही अपना हथियार बना लिया। उनकी शांत आंखें और आत्मविश्वास भरा चेहरा ही
अंग्रेजी हुकूमत के लिए चुनौती बन गया था। अदालत में उनकी मौजूदगी ही एक संदेश बन गई थी। वे कभी घबराए नहीं, कभी डरते नहीं दिखे। जब उन्हें हथकड़ियों में लाया जाता तो वे मुस्कुराते हुए आते और अपने साथियों के साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते। और यह देखकर अंग्रेज अफसरों के चेहरे उतर जाते थे, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस व्यक्ति को फांसी का डर दिखाकर तोड़ा जाना चाहिए था, वह इतना शांत और निडर कैसे हो सकता है। उनकी चुप्पी ने अदालत को एक मंच बना दिया था। ब्रिटिश मीडिया तक इस बात से परेशान हो गया था, क्योंकि भगत सिंह की हर खबर लोगों के दिलों में आग जगा रही थी। जितना ज्यादा अंग्रेज उन्हें दबाने की कोशिश करते, उतना ही ज्यादा उनका नाम पूरे देश में फैलता जा रहा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अंग्रेजों को लगा था कि जेल में डालकर वे भगत सिंह को कमजोर कर देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह नौजवान अपने हर कदम से उन्हें और ज्यादा डरा देगा। जेल के अंदर भी भगत सिंह ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। यह फैसला था अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का, चाहे वह जेल के अंदर ही क्यों न हो। जेल के अंदर पहुंचने के बाद अंग्रेजों को लगा था कि अब भगत सिंह टूट जाएंगे। उन्हें लगा कि कठोर जेल, तंग कोठरी और सख्त नियम इस नौजवान की हिम्मत को धीरे धीरे खत्म कर देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जेल के अंदर भी भगत सिंह ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अंग्रेजी सरकार को फिर से घबराने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें गंदा खाना दिया जाता था, पहनने के लिए खराब कपड़े मिलते थे और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता था। जबकि अंग्रेज कैदियों को अच्छी सुविधाएं दी जाती थी। यह अन्याय देखकर भगत सिंह चुप नहीं बैठे और उन्होंने जेल में ही अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह उनका तीसरा बड़ा फैसला था। इस भूख हड़ताल का मकसद सिर्फ अपने लिए सुविधा मांगना नहीं था, बल्कि सभी भारतीय कैदियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना था। दिन बीतते गए और भूख हड़ताल लंबी होती गई। अंग्रेज अफसरों को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में यह युवक हार मान जाएगा। लेकिन भगत सिंह और उनके साथी अडिग रहे। उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उनका हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत था। जेल के अंदर की यह खबर धीरे धीरे बाहर पहुंचने लगी। अखबारों में इस भूख हड़ताल की चर्चा होने लगी। पूरे देश में लोग हैरान थे कि एक युवा क्रांतिकारी अपनी जान की परवाह किए बिना अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। जगह जगह लोग उनके समर्थन में आवाज उठाने लगे। अंग्रेज सरकार के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक कैदी का नहीं रह गया था, बल्कि पूरे देश की भावना से जुड़ चुका था। भगत सिंह की यह भूख हड़ताल कई हफ्तों तक चली। उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया, लेकिन उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और वही मुस्कान बनी रही। अंग्रेज अक्सर उन्हें समझाने की कोशिश करते, धमकाते भी थे, लेकिन वे नहीं झुके। आखिरकार अंग्रेज सरकार को कुछ मांगे माननी पड़ी। यह घटना पूरे देश में फैल गई और भगत सिंह का नाम एक नायक की तरह हर घर में लिया जाने लगा। अंग्रेज समझ चुके थे कि यह नौजवान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचार बन चुका है। लेकिन अंग्रेज सरकार ने फैसला कर लिया था कि इस क्रांतिकारी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। कुछ समय बाद अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी। यह खबर सुनकर पूरे देश में गुस्सा और दुख की लहर फैल गई। लाखों लोग चाहते थे कि उनकी सजा माफ कर दी जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार डर चुकी थी। उन्हें लगता था कि अगर भगत सिंह जिंदा रहे तो उनकी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। 23 मार्च 1931 की रात आई, जो भारतीय इतिहास की सबसे भावुक रातों में से एक बन गई। उस रात भगत सिंह को फांसी दी जानी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस व्यक्ति को मौत के करीब देखकर डर जाना चाहिए था,
वह बिल्कुल शांत और निडर था। कहा जाता है कि फांसी से कुछ समय पहले तक वे किताब पढ़ रहे थे। जब जेलर उन्हें लेने आए तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर वे हंसते हुए उठे और अपने साथियों के साथ फांसी घर की ओर चल पड़े। उनके होठों पर आखिरी समय तक इंकलाब जिंदाबाद के नारे थे। उस रात अंग्रेजों ने सोचा था कि उन्होंने एक क्रांतिकारी को खत्म कर दिया है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। भगत सिंह का शरीर भले ही खत्म हो गया, लेकिन उनका साहस, उनके विचार और उनकी क्रांति की आवाज पूरे देश में फैल गई। और उनकी शहादत ने लाखों युवाओं के दिल में आज़ादी की आग जगा दी। अंग्रेज सरकार को भी समझ आ गया कि यह कोई साधारण युवक नहीं था, वह एक ऐसा नाम बन चुका था जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज भी जब भगत सिंह का नाम लिया जाता है, तो यह याद आता है कि एक नौजवान के 3 फैसलों ने कैसे पूरे साम्राज्य को हिला दिया था। और यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो और दिल में देश के लिए सच्चा प्यार हो, तो एक इंसान भी इतिहास बदल सकता है। डिस्क्लेमर, यह कहानी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। दर्शकों को कहानी के रूप में समझाने और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ प्रसंगों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य केवल इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना और देशभक्ति की भावनाओं को प्रेरित करना है। किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। कोई भूल हो तो माफ करना। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।